नमस्कार, मैं संकेत आवटे। एक्चुअली मार्केट में बहुत तगड़ी मूव्स आ चुके हैं। सैटरडे हमने डिस्कस किया था कि आज मार्केट 25,000 टच कर सकता है। दैट इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। किसी भी प्रकार के मुझे रिकमेंडेशन आपको नहीं देने थे, मगर जिस प्रकार की मूव आज आई है, इंडिया विक्स भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कंसिस्टेंटली इंडिया विक्स में बढ़ोतरी नजर आ रही है। ऑलमोस्ट 6%, मोर देन 6% ऑलरेडी मूव्स आ चुकी है। 12:30 बजे के आसपास मैं वीडियो बना रहा हूँ। एक्चुअली यहाँ पर अगर हम देखें तो मार्केट ने 25,000 को टच किया और फिर से वापस आने की कोशिश करी। मैं बात कर रहा हूं निफ्टी की। अब 25,000 टच करने के बाद जो शार्प फॉल आया, अब बहुत सारे लोग डर चुके हैं, अरे ये क्या हो रहा है। बिल्कुल साहब, प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। एक बहुत तगड़ी राउंड फिगर है यहाँ पे। मार्केट टाइम पास करने के बहुत ज्यादा चांसेस है। रीजन बिहाइंड दैट कि एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल जब कोई टच कर देता है तब वहां पे मार्केट कंसोलिडेट होता है। दो टाइप के मूव्स आ चुके हैं, या आप बोल सकते हो दो टाइप के प्रॉफिट बुकिंग्स वहां पे होते हैं। पहला जो बुकिंग होता है कि मेरा प्रॉफिट आ चुका है इसीलिए मैं बाहर निकल गया। अब दूसरा जो होता है शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग होता है, क्योंकि उनको लगता है यार राउंड फिगर लेवल टच कर चुका है तो थोड़ा रिटेस्ट करेगा, फिर मैं एंट्री ले लूंगा। अब ये हुआ प्रॉफिट बुकिंग की बात। दूसरी और एक कैटेगरी आ जाती है जिसको बोला जाता है नया बाइंग। अब नया बाइंग यहाँ पे थोड़ा ढीला हो जाता है। रीजन बिहाइंड दैट कि मार्केट अरे यार न्यू हाई लगा चुका है, अब यहां से गिरेगा, मैं एंट्री नहीं लूंगा। हुआ ये कि थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हुआ, मतलब सेल ऑफ हुआ। सेल ऑफ होने के बाद नया बाइंग रिटेलर का कम हुआ, क्योंकि मुझे लगता है मार्केट नीचे आएगा। अब ये हर लेवल पे होता है। एक बार जाके चार्ट पे देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि हर एक राउंड फिगर लेवल पे 20,000, 21,000, 22,000, 25,000, 30,000, 40,000, अब तक वहां तक नहीं गया है, बट वेरी सुन जाएगा मार्केट। आई होप सो कि ये रैली कंटिन्यू रहे। बट वहां पे जाने के बाद नया बाइंग में थोड़ी कमी आ जाती है, तो इसीलिए एक रिटेसमेंट हमें देखने मिल जाती है। बट इसको मुझे नहीं लगता कि ये डरने वाली बात है, एकदम माइनर चीज है। बहुत सारे ग्लोबल क्यूज हमें नजर आ रहे हैं अब आने वाले 2-4 दिनों के बाद। एशियन मार्केट के कुछ आंकड़े आने वाले हैं, उसके साथ साथ यूएस मार्केट, यूरोप के मार्केट से जीडीपी के आंकड़े आएंगे, उनकी ग्रोथ स्टोरी पता चलेगी। उसके हिसाब से फिर से मार्केट और रिएक्ट करने की कोशिश करेगा। ओवरऑल बैंकिंग पे जो प्रेशर है, मैं बार बार बात कर रहा हूँ, वही सेम प्रेशर मेंटेन्ड है। एक बार अच्छी खासी रैली आई, फिर से एक प्रेशर दिखाई दिया, वही सेम प्रेशर निफ्टी पे रिप्लिकेट कर रहा है। उसमें कोई स्टॉक है जैसे टाइटन ने भी थोड़ा धोखा दिया आज, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, जो कि हमने ऑलरेडी कवर किया था सैटरडे को। आज फिर से कुछ बातें मैं उसके बारे में आपसे करने वाला हूं। उसके साथ साथ न्यू लाइफ टाइम हाई तो मार्केट ने ऑलरेडी लगा ही लिया है, बट उसके साथ साथ जो आउटकम आएंगे उसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। एफओएमसी की मीटिंग होगी, वहाँ पे हमें आउटकम्स मिलेंगे कि जॉबलेस डेटा क्या चल रहा है, एम्प्लॉयमेंट का डेटा क्या चल रहा है, रेट कट के बारे में क्या डिस्कशन वो लोग करेंगे, बैंक के बारे में वो क्या डिस्कस करने वाले हैं। उसके साथ साथ बैंक ऑफ जापान इकोनॉमी अपडेट्स, उसके साथ साथ बैंक ऑफ इंग्लैंड के अपडेट, ये सारे अपडेट बैक टू बैक आने वाले हैं। तो हर एक कंट्री के बारे में हमें पता चलने वाला है। अब कुछ देशों में गड़बड़ चल रही है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि जैसे कि चाइना ने और रशिया ने कुछ हमला करने की कोशिश करी, कुछ अपने एरोप्लेन्स लेके घूमने की कोशिश करी। अब वो डिफेंस रिलेटेड एक्टिविटीज उन्होंने करी है, क्योंकि यूएस को उनको दिखाना है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा पावर है। ऑलरेडी हमने बात की है कि किस प्रकार से यूएस में चेंज हो सकता है, सत्ता बदल हो सकती है। वहाँ पे मे बी डोनाल्ड ट्रंप इलेक्ट हो सकते हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पे एज अ प्रेसिडेंट आते हैं तो मे बी चाइना को बहुत बड़ा सेटबैक लगेगा, ऐसे बोला जा रहा है। बट चाइना भी उतना ही प्रिपेयर्ड है। जैसे कि चाइना में आप बात कर सकते हो आईफोन का सेल्स कैसे कम हो, उसके ऊपर उन्होंने फोकस किया। अब टॉप सेलर में से चाइना में ऑलरेडी आईफोन हट चुका है। इसका मतलब आप समझ लो कि किस लेवल पे वो रेजिस्टेंस वहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद बात रशिया में अगर आप देखो तो यूट्यूब का जो स्पीड है वो कम किया जा रहा है। मतलब आप गूगल का यूज जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा आप वहाँ पे फ्रस्ट्रेट होगे कि आपको लगेगा यार ये चल ही नहीं रहा है, यूट्यूब का स्पीड नहीं है, ये हैंग होता है, या ऑटोमेटिकली स्पीड कम हो जाता है। ये सारी चीज़ें इस साइट के साथ क्यों हो रही है, तो आप उसका यूज़ करना ऑटोमेटिकली बंद करोगे। गवर्नमेंट बोलता है हम किसी भी कंट्री को ऐसा जानबूझ के हरेस नहीं करेंगे, बट बोलने के दांत अलग, मतलब आप बोलते हो ना कि एक दिखाने के दांत अलग और खाने के दांत अलग, वैसे ही वहाँ पे कुछ सिनेरियो चल रहा है। इसीलिए अगर आप देखो तो ग्लोबली दो गुट में सारे देश बट चुके हैं। एक तो अमेरिका और उनके कई देश है, और यहाँ पे चाइना और रशिया के कई देश है, जो एक साथ मिलके दो अलग अलग गुट वहाँ पे ऑलरेडी बन चुके हैं। और उसका इम्पैक्ट और ज़्यादा निगेटिव होता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अगर आए ना तो वो भी सन की बंदा है, वो सन की बंदी और ये दो सन की बंदे, मतलब आग लगने वाली है मार्केट में। बट मेरे हिसाब से ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी ला सकता है ईच
कंट्री में रीजन बिहाइंड दैट कि ये कंट्रियां अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रांग बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे हर एक कंट्री में क्या होता है ना कि दूसरा देश अपोज करता है कि समझो वहाँ पे यूट्यूब नहीं चल रहा है तो वहाँ का ओन प्लेटफॉर्म बनेगा। जैसे कि इंडिया में ट्विटर को बहुत ज़्यादा अपोज हुआ, फिर इंडिया में एक खुद का एक बढ़िया सा प्लेटफॉर्म बन चुका था, बट वो प्लेटफॉर्म फिर से फेल हो गया बिकॉज ट्विटर फिर से इंडिया में आया। ये सारी चीज़ें आपको पता ही होगी। कहने का मतलब यही है कि इससे कुछ अच्छा ही होगा, बट इसमें और एक इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे बोलनी है। ये सारी स्टोरी मैंने आपको क्यों बताई, क्योंकि ये लोग आपस में लड़ रहे हैं, बट इंडिया ने ना कभी किसी को विरोध किया है ना किसी को सपोर्ट किया है। हम चाइना के भी साथ अभी ठीक ठाक रिलेशन मेंटेन कर रहे हैं, उसके साथ साथ रशिया के साथ तो ऑलरेडी बढ़िया रिलेशन है, अमेरिका के साथ भी हमारे रिलेशन है। आपने देखा ही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी का बहुत अच्छे से स्वागत किया था, डोनाल्ड ट्रंप खुद इंडिया में आए थे, उनका बहुत ग्रैंड लेवल पे स्वागत हुआ था। तो सबके साथ रिलेशन तो मेंटेन्ड है। तो कोई देश इंडिया से इतना नेक्स्ट लेवल पंगा ले सकता है ऐसे मुझे नहीं लगता है फिलहाल। बट ऑलरेडी इंडिया की करेंसी ऑल टाइम लो पे चल रही है भाई साहब, रुपया घटता हुआ नजर आ रहा है, रुपये की वाट लगती हुई नजर आ रही है। उसके पीछे रीजन हेवी ऑयल इंपोर्ट। आज भी हम क्रूड बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, पैसा बहुत ज़्यादा हम डॉलर के स्वरूप में अंदर ले रहे हैं। इसका मतलब जितना ज़्यादा आप डॉलर कंज्यूम करोगे उतना ज़्यादा हमारी वाट लगेगी। आज भी इंडिया ने एक्सपोर्ट के ऊपर फोकस करना चाहिए। नो डाउट इंडिया में अभी बिजनेस करना थोड़ा आसान हो चुका है, बिजनेसेस में लोग उतर रहे हैं, माइंडसेट चेंज हो रहा है, बट जिस प्रकार का बजट आया उसने बहुत बुरी तरीके से बिजनेसेस को हैम्पर करने की कोशिश की है। बट उसके बावजूद भी मेरा एक्सपेक्टेशन यही है कि गवर्नमेंट और ज़्यादा सिंप्लीफाई करे। नो डाउट इस गवर्नमेंट ने या बीजेपी गवर्नमेंट, सीधा नाम मैं ले लेता हूँ, इन्होंने सिंप्लीफाई किया था बिजनेस करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने ऑनलाइन लेके आए थे, बट और थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा क्योंकि दुनिया में हर जगह पे एक दूसरे की वाट लगाने का प्लान चल रहा है। बट आज इंडिया में अगर आप देखो तो खुद को कैसे बढ़ाना है इसके ऊपर फोकस चल रहा है। हर एक बंदा, एक चाय की टपरी वाला भी सोच रहा है कि मैं इसकी फ्रेंचाइजी कैसे बनाऊं और मैं इस बिजनेस को और ज्यादा बड़ा कैसे बनाऊं। हर एक बंदा आज विजनरी बनने की कोशिश कर रहा है। सो इसको और ज्यादा हम एक्सपोर्ट की तरफ लेके जाएंगे तो और मजा आ जाएगा, इंडियन करेंसी स्ट्रांग बनती हुई नजर आएगी। पिछले 1-2 दिनों में इंडियन मार्केट में बड़ी खबरें हमें आती हुई नजर आ रही है, उसका सीधा इम्पैक्ट मार्केट पे होता हुआ भी नजर आ रहा है। बट एक चीज हमने इंपॉर्टेंट डिस्कस करी थी, वो थी ज्वेलरी बिजनेस का, और ज्वेलरी की माइंस के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। कुछ चीजें और ज्यादा इससे लिंक हो जाएगी, बट फिलहाल अगर हम देखें तो आदित्य बिरला ज्वेलरी बिजनेस में उतर रहे हैं। अब आदित्य बिरला ज्वेलरी बिजनेस में उतरेंगे तो उसका सीधा इम्पैक्ट टाइटन को होगा। ये एक मानी जाने वाली चीज है, बट मेरे हिसाब से ऑलरेडी ये ऑर्गेनाइज्ड मार्केट जो है ना वो सिर्फ 6% का है, उससे इतना ज्यादा इंपैक्ट होगा, टाइटन बंद पड़ेगा, ब्ला 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 सारी चीजें मुझे तो वो हजम नहीं हो रही है। बट मैंने ऑलरेडी बोला है कि इसका इम्पैक्ट टाइटन पे होगा, क्योंकि टाइटन में थोड़ा सा सेल आने की, मतलब स्टॉक को सेल करने की कोशिश कुछ लोग कर सकते हैं, और वही इम्पैक्ट आज वन ऑफ द बिगेस्ट लूजर है वो निफ्टी का। टाइटन बहुत ज्यादा क्रैश हो चुका है। अब इसके पीछे रीजन क्या है, क्या हो रहा है, किस वजह से ये नीचे आ रहा है, इसके बारे में मैंने डिटेल डिस्कशन ऑलरेडी किया है। इसका मैं मराठी संकेत पे वीडियो भी बना सकता हूं। कमेंट करना गोल्ड, अगर आपको जानना है कि किस प्रकार से गोल्ड में मूवमेंट आ सकती है, गोल्ड में क्या हो सकता है, उसके बारे में मैं डिटेल बनाऊंगा वीडियो। आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली किस प्रकार से गोल्ड में ट्रैक्शन आ सकता है। फिलहाल गोल्ड का बिजनेस मैं सिंपली 2-4 लाइन में आपको बता देता हूँ। गोल्ड में बिजनेस अगर करना है तो क्या चाहिए, एक तो विश्वास चाहिए कि भाई साहब इस ब्रांड का है, ये बंदे का है, ये नाम का इंसान पॉजिटिव है, सक्सेसफुल है, प्रामाणिक है। अगर वो सच में हॉनेस्ट है ना तो वहां पे लोग जाएंगे। दूसरी चीज अभी लोगों को चाहिए कि भाई साहब बड़ा शोरूम, मैं 100 डिजाइन, 200 डिजाइन, 500 डिजाइन, हजारों डिजाइन यहाँ पे पड़ी है, मैं चूज करूंगा और फिर यहाँ पे इन्वेस्ट करूंगा या मैं सोना परचेस करूंगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज प्योरिटी, लोगों कॉन्फिडेंस, उसके साथ साथ ग्रैंड शोरूम। ये चीजें अगर आपके पास है ना तो आपका शोरूम अच्छा खासा चलता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि एक छोटा सुनार आप बोल सकते हो या ज्वेलर्स ये नहीं दे सकता। इसका मतलब बड़े ब्रांड का पेनिट्रेशन और एग्रेसिवली बढ़ता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि वैरायटी है, पैसा है, बड़ा शोरूम है,
मल्टीपल डिजाइन्स है, कस्टमाइजेशन की फैसिलिटीज है, ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है। दैट्स वाई पेनिट्रेशन बड़े बड़े ब्रांड्स का और ज्यादा होता हुआ नजर आएगा। बट यहाँ पे ऑलरेडी अगर आप देखो तो बहुत कम पेनिट्रेटेड बिजनेस है जो ऑर्गेनाइज प्लेयर के द्वारा अभी चल रहा है। बट मेरे हिसाब से ये और ज्यादा बढ़ सकता है, इसीलिए आगे ग्रोथ स्टोरी नजर आ रही है। सिंपल, मैंने आपको बोला था ईवी बिजनेस में भी टाटा मार्केटिंग करेंगे, बिजनेस को सेट टाटा करेंगे और बाकी प्लेयर्स आके उनके एडवर्टाइजमेंट खा जाएंगे। मतलब क्या है, अवेयरनेस किसने क्रिएट किया? टाटा ने क्रिएट किया। अब बाकी सारे ईवी में आके इजीली पैसा अर्न कर रहे हैं। सेम चीज यहाँ पे भी हो सकती है। बहुत सारे प्लेयर जब तक आएंगे नहीं तब तक मजा आएगा नहीं। कहीं पर भी जाओ आप, एक सेपरेट मार्केट हमें नजर आता है। यहाँ पे कपड़े बहुत अच्छे मिलते हैं। अगर आप गांधीनगर में जाओ, कोल्हापुर में गांधीनगर फेमस है, वहाँ पे कपड़े मिलते हैं। बहुत सारे लोग वहाँ पे जाते हैं परचेस करने के लिए। कोल्हापुर में राजारामपुरी है जहाँ पे बहुत सारे लोग परचेस करने के लिए आते हैं। सेम पुणे में अलग अलग रोड है, एमजी रोड वगैरह बने हुए हैं, मुंबई में है, आई डोंट नो कि कौन से नाम है उनके, बट वहाँ पे सेपरेट रोड्स है, वहाँ पे लोग परचेस करने के लिए जाते हैं। वैसे ही सेम अगर आप देखो तो एक ही लाइन पे ज्वेलर्स नजर आ रहे हैं, बड़े बड़े शोरूम नजर आ रहे हैं। इसका मतलब एक बड़ा हब बनेगा, बड़े बड़े शोरूम्स बनेंगे तो और ज्यादा मार्केटिंग होगा, और ज्यादा अवेयरनेस लोगों के यहाँ बढ़ेगा और ज्यादा परचेसिंग भी वहीं से होगी। इसका मतलब यही है कि टाइटन को बहुत ज्यादा इंपैक्ट होगा। ऐसे मेरे हिसाब से तो फंडामेंटली नहीं लग रहा है, बट एक इंपैक्ट तो होगा, क्योंकि नया प्लेयर जैसे अनाउंसमेंट हो जाता है ना, वैसे एग्जिस्टिंग प्लेयर को इंपैक्ट हो जाता है। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पे आपको क्लैरिटी आ जाएगी, क्योंकि लिमिटेड पैसा है। देखो, मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है, तो 1 लाख में से समझो मैंने सोचा है कि 10,000 गोल्ड में या ज्वेलरी बिजनेस में इन्वेस्ट करना है। तो मैं 10-15 स्टॉक ज्वेलरी वाले बाय नहीं करूंगा। मैं समझो मुझे लगता है कि टाटा की जगह बिरला अच्छा करेंगे, तो मैं टाटा में इन्वेस्ट ना करते हुए बिरला में इन्वेस्ट करने की कोशिश करूंगा। तो सिंपली होगा ये कि मेरा यहां जो पैसा जाने वाला था वो मुझे बेटर ऑप्शन ये लगा, इसीलिए मैं यहां पे इन्वेस्ट करूंगा। फॉर एन एग्जाम्पल, 1,000 करोड़ अगर इन्वेस्ट होने वाले हैं ज्वेलरी बिजनेस में, तो उसमें से कुछ पोर्शन ऑटोमेटिकली बिरलास के पास जाएगा। इसीलिए जो फास्टेस्ट ग्रोथ टाइटन की थी वो थोड़ी धीमी होती हुई नजर आ सकती है, बिकॉज ऑफ न्यू एंट्रेंस ऑफ बिरला। तो देखते हैं एक्चुअली वो कैसे आगे जाके बढ़ते हैं। पर यहाँ पे और एक बड़ी न्यूज समझ में आ रही है या सामने आ रही है बिरला की तरफ से। बिरला बहुत ज्यादा एग्रेसिव एक्सपेंशन कर रहे हैं, एज लाइक अदानी। सेम अदानी का स्पीड उन्होंने पकड़ लिया है। जो इंडियन सीमेंट में उनका स्टेक था वो और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश वो लोग करने वाले हैं। 22% ऑलरेडी उन्होंने जून मंथ में आरके दमानी से लिया था, अब उसमें और 33% वो ऐड करेंगे। हाँ जी, ओपन मार्केट से वो स्टेक परचेस करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी फिलहाल जो प्राइस चल रही है उसमें और 4% एक्स्ट्रा देके वो बाय करने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं ओपन मार्केट से उनको कितने स्टेक मिल सकते हैं। अगर वो 33% उन्होंने ओपन मार्केट से उठा लिए तो उनके पास सीधा 55% स्टेक बन जाते हैं। जब उन्होंने 23% उठाया था तो समवेयर अराउंड 268 रुपीज के भाव से उठाया था। अब 33% जो उठा रहे हैं वो 390 के भाव से उठा रहे हैं। जब 55% स्टेक उनके टोटल हो जाएंगे तो उसका एवरेज समवेयर अराउंड मुझे लगता है 320-330 के रेंज में हो जाएगा। बट ये वैल्यूएशन बहुत अच्छा इंप्रेसिव लेवल पे हो रहा है। इसके बाद एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंडिया सीमेंट को और ज्यादा एग्रेसिवली एक्सपांड किया जा सकता है। इस बिजनेस को और बेटर बनाया जा सकता है। उसका एक अलग से केस स्टडी बन सकता है। एक प्राइस जो अभी भी दिख रहा है, उसका चार्ट अभी जो दिख रहा है वो इंप्रेसिव मुझे लग रहा है। अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो IC कमेंट करना। 1,000 कमेंट आएंगे तो मैं डिटेल अगले वीडियो में बात करूंगा या सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। इंडिया सीमेंट को ड्रिल डाउन करूंगा, आपको पता चलेगा कि सच में इस पर्टिकुलर स्टॉक में ग्रोथ है या नहीं है, क्योंकि ये अकेला स्टॉक 14.5 मेट्रिक टन पर एनम कैपेसिटी ऐड करने वाला है बिरलास के बिजनेस में। अल्ट्राटेक की कैपेसिटी सीधा 215 मिलियन टन पर एनम बन जाएगी। इसका मतलब यह है कि भले ही इन्होंने पेना सीमेंट एक्वायर किया होगा अदानी ग्रुप ने, फिर भी उनकी टोटल कैपेसिटी 90 मेट्रिक टन के आगे जाने वाली नहीं है। बट 90 से सीधा ये 215 पे करंटली कैपेसिटी लेके बैठे। इसका मतलब आप समझ रहे हो, बहुत बड़ा प्लेयर बिरला अभी इसमें बन चुका है। वो इतनी आसानी से अदानी इसको क्रॉस करने नहीं देने वाले। कुछ बिरलास के स्टॉक है
जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उसके आगे जाके और अच्छा करने की संभावना भी है। अगर आपको ओवरऑल बिरलाज के सेक्टर का एनालिसिस चाहिए या ओवरऑल बिरला ग्रुप कंपनीज का एनालिसिस चाहिए तो मैं वो आपको दे सकता हूँ। मार्केट में रेट कम होने के चांसेस भी अभी बढ़ने की वजह से और कंपनियां कैपेक्स में एक्सपांशन करने की कोशिश कर रही है। जैसे कि मैंने अभी आपको बोला कि बिरलाज बहुत एग्रेसिवली प्लान कर रहे हैं, अदानी और ज्यादा प्लान कर रहे हैं, टाटा, कल्याण ज्वेलर्स, टाइटन, डीमार्ट, उसके साथ साथ अदानी ग्रुप, तो सारे ही स्टॉक मैंने आपको बोल ही दिया है कि ये लोग बहुत एग्रेसिवली एक्सपेंशन करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि एक बार अगर रेट कट हो जाते हैं ना, तो रेट कट करने का रीजन यही होता है कि मार्केट में महंगाई कम हो रही है। क्योंकि अगर महंगाई कम नहीं होगी तो रेट बिल्कुल नहीं कम करेंगे। अगर महंगाई कम हो रही है तो लोगों को जॉब भी मिल रहे हैं। अगर ये लोग एक्सपांड कर रहे हैं तो और वैकेंसीज क्रिएट हो जाएंगी, इससे लोगों के जेब में पैसा आएगा, लोग फिर से स्पेंडिंग करेंगे, फिर से बाइंग करेंगे, ये साइकिल रन होता रहेगा। इसकी वजह से कंपनियां और ज्यादा एक्सपांड करने की कोशिश करेंगी। सो दैट एक सिंपल भाषा में समझना है तो इसका बहुत अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट मार्केट पे भी होगा, उसके साथ साथ मार्केट से ज्यादा कुछ बड़े जाइंट्स को होगा जो एग्रेसिवली एक्सपांड करने की कोशिश करेंगे। इसमें अग्रवाल साहब भी है, आपको पता है, उनके बारे में मैं आगे बात करने ही वाला हूँ। वो भी एग्रेसिव एक्सपेंशन की तरफ जा रहे हैं, बट मेरे हिसाब से उनको लिमिटेशंस आएंगे क्योंकि सीधा वो गवर्नमेंट से भी पंगा लेने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, मैं वेदांता वाले अनिल अग्रवाल की ही बात कर रहा हूँ। उन्होंने अब सरकार से रिक्वेस्ट करी है कि जो आपके पास हिंदुस्तान कॉपर के स्टेक्स है वो बेचो, सारी कंपनी मुझे दे दो, अब मैं चलाऊंगा। 30% समथिंग मुझे लगता है गवर्नमेंट के पास है। अब दिक्कत ये आ रही ना कि ये बंदा कोई डिसीजन लेता है तो गवर्नमेंट उसको अपोज करती है, रूल से बाहर उनको बिल्कुल नहीं जाने देती। अब अनिल अग्रवाल का तो आपको पता ही है, उंगली टेढ़ी करके कैसे घी निकालना है उनको पता है, अब वो करते हैं। इसमें दिक्कत यह है कि कंपनी की जो फास्ट ग्रोथ और हो सकती है वो नहीं हो रही है। अब इनको क्या है ना कि फास्टेस्ट वे में आगे बढ़ना है। उनका मानना यह है कि कंपनी मुझे हैंड ओवर कर दो, पैसा ले लो, आप बाहर निकल जाओ, कंपनी चलाने की जिम्मेदारी मेरी है, गवर्नमेंट चला देने का काम आपका है, आप गवर्नमेंट चलाओ, कंपनी मुझे दे दो। उसके साथ साथ वो बोल रहा है कि गोल्ड माइंस जो है ना उसको प्राइवेट कर दो। पहला तो उन्होंने बोला गवर्नमेंट तुम निकल जाओ, उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट के पास गोल्ड माइंस है उनको प्राइवेट कर दो। अब यहाँ पे दिक्कत यह है ना कि जो गोल्ड माइंस है उनको कहाँ तक आपको गोल्ड निकालना है, कितना ज़्यादा डीप जाना है, उसके ऊपर लिमिटेशंस है, कुछ कानून बने हुए हैं। अदरवाइज बहुत ज़्यादा आप नीचे जाते जाओगे ना तो इन्वायरमेंट को उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, निगेटिव इम्पैक्ट पृथ्वी के ऊपर होगा, तो गवर्नमेंट उसका अलाउ नहीं करती है। अब भाई साहब अग्रवाल साहब क्या बोल रहे हैं कि आप उसको प्राइवेट कर दो, जितना खोदना है हम खोदेंगे, सोना निकालेंगे। अब उसका उसने रीजन क्या बताया कि 10% भी अगर हम इंपोर्ट कम कर सकते हैं, मतलब सोना अब जो आ रहा है वो बाहर से आ रहा है, उसकी इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, वो गवर्नमेंट ने फिर से वो कम कर दी, और ज्यादा इंपोर्ट होना शुरू हो जाएगा, सोना सस्ता हो गया और ज्यादा इंपोर्ट होगा, उससे गवर्नमेंट का नुकसान होता है। मैंने 100 बार बोला है। अब ये रेट जेन्युइनली कट नहीं करना चाहिए था, वो उतना ही रखना चाहिए था। आप कर क्या रहे हो पता है क्या? जो लोग टैक्स दे रहे हैं उनका टैक्स बढ़ा रहे हो और उससे अपोजिट जाके जो इंपोर्ट करना है उसकी ड्यूटी कम कर रहे हो। कोई भी चीज जो हम इंपोर्ट करते हैं उसकी बहुत ज्यादा ड्यूटीज कम नहीं करनी चाहिए, उससे अपने कंट्री को इंपैक्ट होता है। जैसे मैंने आपको बोला था कि अदर कंट्री जो करे ना कि बाहर से अगर आप हमारे देश में आते हो तो वो ड्यूटीज बढ़ा देते हैं। चाइना में देखो, यूएस के सारी कंपनियों के ऊपर बहुत ज्यादा ड्यूटी लगाई हुई है। रशिया भी अमेरिकन कंपनीज के ऊपर थोड़ा रेस्ट्रिक्शंस ला रही है। इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि जितना ज़्यादा आप इंपोर्ट ड्यूटीज कम करोगे उतना ज़्यादा निगेटिव इम्पैक्ट अपने कंट्री पे होगा। वो बात अलग है, बट ये लोग बोल रहे हैं कि जो सरकार है जो गोल्ड इंपोर्ट करती है, अगर इन्होंने उनके माइंस प्राइवेट कर दिए तो अग्रवाल साहब सोना निकालेंगे और सरकार का 54,000 करोड़ वो बचा सकते हैं, ऐसे वो बोल रहे हैं। और उसके साथ साथ 25,000 से भी ज़्यादा जॉब्स वो दे सकते हैं, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं। अब इसमें कुछ पॉजिटिव भी है, कुछ निगेटिव भी है, बट मेरे हिसाब से गवर्नमेंट ने इसको प्राइवेट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। माइनिंग के बिजनेस पे कंट्रोल गवर्नमेंट का होना चाहिए और लिमिटेशंस जो भी दिए गए हैं उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना ही चाहिए। मे भी और थोड़ा ड्रिलिंग का जो भी नॉर्म्स है वो थोड़ा लूज करके और बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट कंट्रोल तो गवर्नमेंट के पास होना ही चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आईटीसी ने भी बहुत अच्छा खासा एक्सपेंशन पे प्लान किया है, 20,000 करोड़ के आसपास वो इन्वेस्ट करने का प्लान ऑलरेडी बना चुके हैं। अब आईटीसी की तरफ अगर आप रुक करो ना तो आपको पता चलेगा कि आईटीसी में दो बड़े बिजनेसेस है, एक तो एफएमसीजी है और दूसरा है सिगरेट बिजनेस। होटल बिजनेस बहुत छोटा बिजनेस है, उस पर फोकस भी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बट
आगे जाके फोकस 100% करना होगा। इसके पीछे का रीज़न मैं आपको बता देता हूँ कि फिलहाल जो सिगरेट का बिजनेस है ना, उस पर ड्यूटीज़ बहुत ज़्यादा लगाई जाती है, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लाती है, उसके एडवर्टाइजमेंट में भी प्रॉब्लम है। ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमें नज़र ये आ रहा है कि सिगरेट का बिजनेस जो है ना, तो बड़े जाइंट्स को चलाना मुश्किल होने वाला है। क्योंकि मैं जेन्युइन फैक्ट बताता हूँ, ग्राउंडेड जो चीज़ें चल रही है वो मैं बताता हूँ। तंबाकू हो, सिगरेट हो, इसमें अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर बहुत ज़्यादा घुसेंगे या घुसने वाले हैं। उसके पीछे रीज़न ये है कि टैक्सेस, एक 10 रुपए की सिगरेट 30, 40, 50 में बेची जाती है। 2 रुपए की सिगरेट 10 रुपए, 20 रुपए में बेची जाती है। उसके पीछे रीज़न ये है कि उसमें टैक्सेस बहुत ज़्यादा बड़े हुए हैं। प्रॉफिट मार्जिन ये लोग बहुत अच्छा खासा कमाना चाहते हैं। उसके साथ साथ जो बेचने वाला है उसको बहुत अच्छा खासा इंसेंटिव देना पड़ता है। तो समझ जाना कि 5 रुपए की सिगरेट है ना, वो 20 रुपए में बेचनी पड़ती है। अगर वो 20 रुपए में बेचनी पड़ती है तो बेचने वाला 2-4 रुपए कमाएगा, 2-3 रुपए कमाएगा, और जो बनाने वाला है वो 5 रुपए की बेच रहा है। इसका मतलब ये है कि उसने 2-3 रुपए में बना लिया है, उसने उसका प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर लिया है। पर इसमें होता यह है, अभी करंटली ये सब टैक्सेस हटाए जा रहे हैं। आप बोलोगे कि कौन हटा रहा है, तो इसके पीछे बहुत बड़ा एक रैकेट काम कर रहा है। तंबाकू, सिगरेट, गुटखा, जो भी चीज़ें हैं वो ब्लैक में बेचा जाता है। मतलब 5 रुपए का तंबाकू या सिगरेट जो हम 20 रुपए की बात करें वो 10 रुपए में ही बेचा जा रहा है, या 10 रुपए को ही आगे पुश किया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि टैक्सेस होने के बावजूद भी कस्टमर को 20 रुपए में ही मिल रहा है, बट दुकानदार को 10 रुपए में मिला। वो सीधा 10 रुपए प्रॉफिट कमा रहा है। उसके पीछे रीजन यह है कि कंपनी जो बेच रही है वो जीएसटी सेव कर रही है, टैक्सेस सेव कर रही है, और ब्लैक में वो बेच रही है। ये सब बीच का जो इकोसिस्टम है ना, ये सारे लोग पैसा कमा रहे हैं। और इसमें भी एक मज़ेदार चीज़ बताता हूँ, कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी मिले हुए हैं, कुछ सरकार बड़े लेवल पे हफ्ता वसूली इन लोगों से करते हैं। मैं ओपनली ये बोल सकता हूँ, आई डोंट केयर। ऑलरेडी अभी बहुत बड़े बड़े एलिगेशंस गवर्नमेंट में भी लग रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर को यहाँ पे चलना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि उसको तो अपनी सिगरेट 15 रुपए में बेचनी होगी, कंपनी को टैक्सेस वगैरह सब इंक्लूड करके। बट जो ब्लैक से काम कर रहा है वो सीधा 5 रुपए में, 7 रुपए में दे रहा है। इसका मतलब ये सिंपल है कि एक ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर से सिगरेट लेने के बजाय वो बंदा प्रेफर करेगा अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर से वो सिगरेट ले ले। इसीलिए आपको एक महाराष्ट्र का एग्जांपल भी दे देता हूँ, संजय घोड़ावत, घोड़ावत ग्रुप, SGI। इसीलिए उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपांड बाकी बिजनेसेस में किया। वो सिंपली गुटखा में बहुत ज़्यादा उन्होंने पेनिट्रेट किया था। स्टार गुटखा वगैरह उनका कुछ आता था समथिंग, मुझे इतना ज़्यादा नाम पता नहीं है उनके। अलग अलग ब्रांड उन्होंने बनाए थे, सबसे सस्ता गुटखा वो लोग बेचते थे। बट वहाँ से उन्होंने बहुत ज़्यादा पिवट कर लिया। वो भी FMCG में घुस चुके हैं, उसके साथ साथ एयरलाइन बिजनेस में घुसे हैं, रियल एस्टेट में घुसे हैं, एजुकेशन में घुसे हैं। इसका मतलब यही है कि ये जो बिजनेस है ये डिक्लाइन वाला बिजनेस है, आगे जाके बहुत ज़्यादा हैम्पर होगा, अनऑर्गेनाइज्ड है, उससे नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। तो मुझे ये मानना है मेरा कि जो भी ये प्रोडक्शन करेंगे गुटखा और सिगरेट्स का, वो बेचने में कोई दिक्कत नहीं है। ये भी सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं, 2 नंबर का काम कर सकते हैं। बट दिक्कत ये है, जब कंपनी बहुत ज़्यादा बड़ी होती है ना और 2 नंबर करने लगती है, वो नज़रों में आने लगती है, तो उनको कोई टारगेट करना शुरू कर देगा, अननेसेसरी इंक्वायरीज में फंस जाएंगे, इनकम टैक्स, ईडी, ये वो, फिर पीछे लग जाएगी ना, इनका जीना हराम हो जाएगा। सो बेटर वे ये है कि अगर हमें बड़ा बनना है तो बिजनेस भी मल्टीफोल्ड्स में बनने वाला या बढ़ने वाला होना चाहिए। इसीलिए ये लोग फोकस करेंगे उनके बाकी बिजनेसेस के ऊपर। सो धीरे धीरे ये सिगरेट का बिजनेस कम होगा, या मेरे हिसाब से ये कम नहीं करेंगे बहुत ज़्यादा, जो चल रहा है वो चलाते रहेंगे, बट उससे कई गुना बड़ा अदर बिजनेस बनाने की कोशिश करेंगे। इसीलिए आईटीसी में एक बहुत बड़ा अप ट्रेंड और शार्प मूव हमें नजर आ रहे हैं। कंपनी जो 20,000 करोड़ अभी इन्वेस्ट करने वाली हो, मल्टीपल चीज़ों में करने वाली है, जहाँ पे वो लोग एक्सपोर्ट भी बढ़ाना चाहते हैं, उसके साथ साथ ई-कॉमर्स, क्विक कॉमर्स में भी एंट्री लेना चाहते हैं, क्लाउड किचन के बिजनेस को भी वो एक्सपांड करना चाहते हैं। करंटली उनके 140 होटल्स है, उसको वो 200 तक लेके जाना चाहते हैं। आईटीसी के होटल्स भी बहुत अच्छे हैं, मतलब बिल्कुल मैं उनको, हाँ थोड़ा रेट हायर साइड है क्योंकि होटल भी है बड़े बड़े, बट जिस प्रकार से वो ग्रो कर रहे हैं होटल बिजनेस को भी, वो भी काबिले तारीफ है। धीरे धीरे वो भी अच्छे खासे ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव में हमें देखने मिल सकता है। ICICI बैंक का रिजल्ट अगर बहुत अच्छा खासा रिजल्ट हमें देखने मिल रहा है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन अगर आप देखो तो आपको पता चल जाएगा कि 30% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ नजर आ रही है। पैट भी 14% से बढ़ा है, सेल्स उनका 20% से ईयर ऑन ईयर बढ़ा है, उसके साथ साथ लोन्स भी 15% से बढ़ चुके हैं, डिपॉजिट 17.8% से, कासा रेशो 39% की ग्रोथ है भाई साहब। 39 आग लगी पड़ी है इस धंधे में। मतलब कासा पे बहुत सारे बैंक स्ट्रगल कर रहे हैं और इन्होंने तूफान मचा रखा है। मतलब मास फिल्म देखे ना आपने सेट मैक्स पे,
वो सेम चीज यहाँ पे चल रही है। ग्रॉस एनपीए देखे तो सीधा 2.15 बन चुके हैं, पहले 2.16 थे, 2.15 अब बन चुके हैं। नेट एनपीए अगर आप देखो तो 0.42, जबरदस्त आंकड़े हैं ये, मतलब मानना पड़ेगा बहुत कम नेट एनपीए लेके आ चुके हैं, क्योंकि आरबीआई ने भी बैंकिंग को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बना रखा है। उनके रूल रेगुलेशन में 100 बार उनकी मैंने आज तक तारीफ करी है। रीजन बिहाइंड दैट कि उन्होंने जितनी बैंकिंग लेवल या बैंकिंग सिस्टम को स्ट्रांग किया है, उतना ज्यादा दुनिया में किसी ने स्ट्रांग नहीं बनाया, मेरा क्लियर मानना है। डॉक्टर रेड्डीज की तरफ हम जाते हैं, उन्होंने एक अनाउंसमेंट करी है कि स्टॉक जो है उनका वो स्प्लिट हो जाएगा 1:5। उस स्प्लिट की वजह से सीधा 5 रुपए की फेस वैल्यू 1 रुपए तक आ जाएगी और स्टॉक आपको नीचे प्राइस उसकी देखने मिल जाएगी। बट एक चीज याद रखना, डर के बेचना नहीं है, क्योंकि प्राइस एडजस्ट हो जाती है और आपको एक स्टॉक है उसकी जगह पे 5 स्टॉक नजर आएंगे अगर आपके पास डॉक्टर रेड्डी का स्टॉक है तो। नो डाउट अगर आपको लगता है कि नहीं इससे बाहर निकलना चाहिए तो आप निकल सकते हो, बट सारे स्टॉक क्रेडिट होने दो उसके बाद निकल जाना, अदरवाइज डीमैट में कुछ गड़बड़ी हो सकती है। इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि जब भी स्टॉक प्राइस नीचे आती है ना, लोगों को लगता है यार कंपनी तो बढ़िया है, स्टॉक प्राइस नीचे आ चुकी है, इसीलिए और ज्यादा एंट्री लोग करते हैं और 5-10% स्टॉक भागने की कोशिश करता है। उसके साथ साथ रिजल्ट लग चुका है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का। अच्छा रिजल्ट है, एकदम जबरदस्त नहीं बोल सकते, बट रिजल्ट ठीक ठाक है एज कंपेयर टू आईसीआईसीआई बैंक। रिजल्ट अच्छा है, मतलब 6800 का जो सेल्स था ईयर ऑन ईयर में, पिछले जून की बात कर रहा हूं, अभी वो सीधा 8700 करोड़ के आसपास जा चुका है। बढ़िया ग्रोथ है, बट और थोड़ा एक्सपेक्टेशन उनसे ज़्यादा था, जो कि उनका पैट है, सेल्स है, कासा रेशो है, उसमें और थोड़ी इंप्रूवमेंट हो सकती थी। बहुत दिनों से स्टॉक ने परेशान कर रखा है, आज भी वो लो पे ही ट्रेड कर रहा है और थोड़ा स्टॉक बेटर परफॉर्म कर सकता था मेरे हिसाब से। और बहुत सारे बड़े बड़े जाइंट्स ने इसमें इन्वेस्टमेंट करी थी, फिर भी इसमें जो ट्रैक्शन आना चाहिए वो नज़र नहीं आ रहा है। अगर आपके पास स्टॉक हो तो बता देना आपको इस स्टॉक के बारे में क्या लगता है। झारखंड सरकार ने भेल को, BHEL को 10,000 करोड़ की ऑर्डर दे दी है। 1600 मेगावाट का पावर प्लांट उनको प्रोजेक्ट सेटअप करना है भेल। उसके साथ साथ बहुत सारे स्टॉक हमने डिस्कस किए थे, REC, PFC, माझगांव डॉक, उसके साथ साथ और कई स्टॉक जो BEL था, गवर्नमेंट के स्टॉक जो गिर रहे थे, आप जो बात कर रहे थे, ऑलरेडी रिकवरी मोड में आ चुके हैं। मैक्सिमम रिकवरी उन्होंने ऑलरेडी कर रखी है। बट एक चीज याद रखना, जब भी कोई स्टॉक में, जब भी कोई सेक्टर में कन्विक्शन हो तो वो कन्विक्शन बरकरार रहना चाहिए। थोड़ी रिट्रेसमेंट आई, अरे यार गिर गया, सब खत्म हो गया, ये वो दिमाग से निकाल दो। स्टॉक में अगर आपके पास कन्विक्शन है तो बढ़िया रिटर्न आ जाएंगे। सिर्फ एक चीज होनी चाहिए, स्टॉप लॉस फाइनलाइज होना चाहिए। अगर वो आप फाइनल कर दोगे, बाकी किसी चीज को डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं या हम जो ट्रेड करते हैं वो भी इसी बेसिस पे करते हैं। इतनी देर से रुके हो ना, तो और थोड़ी वैल्यू दे देता हूँ। हमारा इन्वेस्टमेंट करने का तरीका पता है आपको? कोई एक स्टॉक हमने चूज कर लिया, सपोज मैंने XYZ नाम का स्टॉक चूज कर लिया है, अब इसकी प्राइस है 100 रुपए। मैंने क्या किया कि इसमें मोमेंटम नजर आ रही है, भाई साहब ये बढ़ेगा, तगड़ा ऊपर जाएगा, हाँ ठीक है बढ़ेगा। अब यहां से कहां तक जाएगा? आप लोग सोचोगे कि यार 10% लेके निकल जाते हैं, 15% लेके निकल जाते हैं। आप में से कोई बोलेगा भाई साहब मिनिमम 30% चाहिए तभी निकलूंगा। सही है, तो आप मुझे पूछोगे कि टारगेट क्या होगा, मैं बोलूंगा भाई पता नहीं। आप पूछोगे स्टॉप लॉस क्या होगा, मैं भाई बोलूंगा पता है। कितना होगा? 10% होगा, 15 होगा, डिपेंड ऑन आवर स्ट्रेटेजी। 2-3 प्रकार से हम एंट्री लेते हैं। तो हमने एक सपोज स्टॉप लॉस तय किया है 15% का। अब स्टॉक बढ़ रहा है, 20% बढ़ा, आप बोलोगे सेल कर दो ना, स्टॉप लॉस से तो अच्छा रिटर्न आ रहा है। मैं बोलूंगा नहीं। स्टॉक बढ़ा 30% से, आप बोलोगे भाई साहब रिस्क टू रिवॉर्ड 2:1, 1:2 जो भी है हो चुका है, डबल मिल चुके हैं, अब तो निकल जा। मैं नहीं निकलूंगा। फिर स्टॉक बढ़ गया 150%, आप बोलोगे निकलो, मैं नहीं निकलूंगा। आप बोलोगे भाई तुम पागल हो, तुमको पता ही नहीं है टारगेट कैसे बुक करना है। मैं सिंपल इस तरीके से काम करता हूं, मैं आपको बता देता हूं कि अगर मैंने 15% का स्टॉप लॉस लगा दिया ना, तो बढ़ता हुआ उसको आगे जाने दो ना। जब वो ऊपर जाने के बाद 15% से हाई से रिटेस्ट करेगा या नीचे आएगा, मैं निकल जाऊंगा। तो इससे फायदा ये होगा कि आप बोलोगे भाई तुम एग्जैक्ट टॉप पे नहीं निकले। दो ही लोग एग्जैक्ट टॉप पे निकल सकते हैं, एक भगवान और दूसरा झूठा इंसान, बाकी कोई नहीं निकल सकता। ये मैं बार बार बोलता हूँ। रीजन इसमें यह है कि एग्जैक्ट टॉप भाई साहब किसी को पता नहीं होता है। तो होता यह है कि मैंने 150% कमा लिए, अब 150 के बाद फिर से 15-20% नीचे आएगा ना, तो चलो यार और एक 20% मेरे कम हो जाएंगे, हो जाने दो। मतलब 120-130% तो मैंने ले लिया। अगर मैं 20-25% से ही बाहर निकल जाता तो ऊपर की रैली में मिस कर देता।
तो ये थॉट प्रोसेस पे हम काम करते हैं, इसीलिए हमारे बहुत सारे स्टॉक मल्टीबैगर है। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो एक बार इस नंबर को कॉल करना और इन्वेस्ट कर सकते हो। धन्यवाद। स्टे ट्यून एंड स्टे पॉजिटिव।